जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, या सेट जो रहेगा अति महत्वपूर्ण रहेगा, या जो वीडियो रहेगा बहुत ज्यादा खास रहेगा आपके किसी भी एग्जाम के लिए जहां पर साइंस पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिए और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा लास्ट में टेस्ट के रूप में उसका उत्तर जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है आपके, 15 प्लस सही होने चाहिए। बताइएगा लास्ट में से 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का मुख्य कारण क्या है। आपसे पूछा कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का मुख्य कारण क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धूलकण यानी कि डस्ट पार्टिकल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित धूलकण और सूक्ष्मकण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। क्या करते हैं? तो प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। इस कारण आकाश नीला और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, नीले रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है। टिंडल प्रभाव भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिखता है अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा एंगस्ट्रॉम की। एंगस्ट्रॉम जो है किसका मापन किया जाता है, एंगस्ट्रॉम से किसका मापन किया जाता है यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एंगस्ट्रॉम से किसका मापन किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है ये आप लोग बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। एंगस्ट्रॉम लंबाई की बहुत छोटी इकाई है। इसका उपयोग प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने में किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता कितना है? तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है, एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है 10 की घात -10 मीटर होता है। 10 की घात -10 मीटर होता है। परमाणुओं के आकार मापने में भी उपयोग होता है। इसका नाम वैज्ञानिक आंडर्स एंगस्ट्रॉम पर रखा गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। आपसे पूछा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अपकेंद्रण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। वॉशिंग मशीन तेज गति से घूमकर पानी को अलग करती है। यह प्रक्रिया अपकेंद्रण कहलाती है। इसमें अपकेंद्रीय बल के कारण पानी बाहर निकलता है। दूध से क्रीम अलग करने में भी यही सिद्धांत उपयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, कितना है। आपसे पूछा है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखते हैं कितने लोगों का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल सकती है। पृथ्वी के लिए इसका मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इससे कम वेग पर वस्तु वापस पृथ्वी की ओर आ जाएगी। चंद्रमा का पलायन वेग पृथ्वी से कम है। यह द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। आपसे पूछा कि क्यूरी जो है किसकी इकाई का नाम है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडियोधर्मिता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्यूरी जो है रेडियोधर्मिता की इकाई है। इसका नाम वैज्ञानिक मेरी क्यूरी के सम्मान में रखा गया। इसका उपयोग रेडियोधर्मी पदार्थ की सक्रियता मापने में होता है। एसआई इकाई जो है बेकरल है। मेरी क्यूरी को 2 नोबेल पुरस्कार मिले थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है चींटी के काटने पर शरीर में कौन सा अम्ल प्रवेश करता है। आपसे पूछा कि चींटी के काटने पर शरीर में कौन सा अम्ल प्रवेश करता है। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चींटी के काटने पर फार्मिक अम्ल शरीर में प्रवेश करता है। इसी कारण जलन और खुजली महसूस होती है। फार्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। लाल चींटियों में यह अधिक पाया जाता है। यह कार्बोलिक अम्ल का सबसे सरल रूप है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जल का शुद्धतम रूप क्या है। आपसे पूछा कि जल का शुद्धतम रूप क्या है। बताइए राइट आंसर क्या है।
राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए क्या होगा, नल का जल होगा, वर्षा का जल होगा, आसुत जल होगा या समुद्री जल होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आसुत जल। आसुत जल सबसे शुद्ध जल माना जाता है। इसमें धुले हुए लवण और अशुद्धियां नहीं होती। इसे आसवन प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है। वर्षा जल प्राकृतिक रूप से शुद्ध होता है, लेकिन वायुमंडलीय गैसों के कारण पूरी तरह शुद्ध नहीं रहता है। प्रयोगशालाओं में आसुत जल उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा फ्यूज तार किसका बना होता है? आपसे पूछा है कि फ्यूज तार जो है किसका बना होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, टिन और सीसा का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा टिन और सीसा। टिन और सीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड एसएन इसका प्रतीक होता है, टिन और सीसा। फ्यूज तार टिन और सीसा की मिश्र धातु से बना होता है। इसका गलनांक कम होता है। अधिक धारा आने पर या पिघलकर परिपथ तोड़ देता है। फ्यूज विद्युत उपकरणों की सुरक्षा करता है। इसे सुरक्षा युक्त कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन को किस समूह में रखा गया है? आपसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन को किस समूह में रखा गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, समूह 17 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हैलोजन तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 17 में रखे गए। इनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल हैं। ये अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं। हैलोजन का अर्थ होता है साल्ट फॉर्मर। समूह 18 में अक्रिय गैस होती हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है चूने के पानी को दुधिया करने वाली गैस कौन सी है? आपसे पूछा है चूने के पानी को दुधिया करने वाली गैस कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। CO2 गैस चूने के पानी को दुधिया बना देती है या कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 बनाने के कारण होता है। यह CO2 की पहचान करने की सामान्य प्रयोगशाला विधि है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा है कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, माइकोलॉजी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कवक यानी कि फंगी के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। इसमें मशरूम, ईस्ट और फफूंदी का अध्ययन किया जाता है। कुछ कवक उपयोगी और कुछ रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? आपसे पूछा है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। चोट लगने पर ये फाइब्रिन जाल बनाकर रक्त स्त्राव रोकते हैं। इनकी कमी से रक्त बहना बंद नहीं होता है। आरबीसी जो है ऑक्सीजन परिवहन करते हैं। डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? आपसे पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है। क्लोरोफिल लाल और नीले रंग के प्रकाश को अधिक अवशोषित करता है। हरे रंग का प्रकाश परावर्तित हो जाता है। पौधे हरे दिखाई देते हैं क्योंकि वे हरा प्रकाश परावर्तित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहां स्थित होती है? आपसे पूछा है कि मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहां स्थित होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क में। ऑप्शन सी इस
प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है, इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है या वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स बनाती है या अंतःस्रावी तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आलू का कौन सा भाग खाया जाता है। आपसे पूछा है कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए ऑप्शन ए जड़ सही है, बी तना सही है, सी फूल सही है या डी पत्ती सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आलू एक परिवर्तित भूमिगत तना है, इसके आंख वाले भाग से नए पौधे निकलती है, इसमें भोजन संग्रहित रहता है। अदरक भी परिवर्तित तना है, शकरकंद परिवर्तित जड़ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया था। आपसे पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइजैक न्यूटन ने, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया। इसके अनुसार ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करती है या बल वस्तुओं के द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करता है। न्यूटन ने गति के तीन नियम भी दिए हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सोनार का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है। आपसे पूछा है कि सोनार का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नौ संचालकों द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नौ संचालकों द्वारा। सोनार का उपयोग समुद्र के अंदर वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है या ध्वनि तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका उपयोग पनडुब्बियों और जहाजों में किया जाता है। सोनार इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिए, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, समुद्री गहराई मापने में भी उपयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है। आपसे पूछा है कि लिटमस पत्र जो है किससे प्राप्त किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी लाइकेन से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन से। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, इसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अम्ल में यह लाल और क्षार में नीला हो जाता है। लाइकेन बराबर शैवाल प्लस कवक का सहयोजी संबंध होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा परमाणु के प्रोटॉन की खोज किसने की थी। आपसे पूछा है कि परमाणु के प्रोटॉन की खोज किसने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, इसमें धनात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण कहां होता है। आपसे पूछा है कि मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण कहां होता है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है या अमोनिया को कम विषैल यूरिया में बदलता है। बाद में वृक्क इसे मूत्र के द्वारा बाहर निकालते हैं। यूरिया साइकिल यकृत में होता है, किडनी यूरिया को बाहर निकालती है, बनाती नहीं है। तो ये थे आपके टॉप 20 साइंस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप चाहे अभी एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं या आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्जाम देंगे, यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। प्लेलिस्ट बन जाएगा, एक एक करके वीडियो अपलोड होंगी और जो भी क्वेश्चन रहेंगे उनको रट लीजिएगा या कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के बाद देखेंगे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन से ही सीधे सीधे डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे। अब चलिए आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है चींटी काटने पर शरीर में कौन सा अम्ल प्रवेश करता है। आपसे पूछा है कि चींटी के काटने पर शरीर में कौन सा अम्ल प्रवेश करता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आंसर जरूर दीजिएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।